हमारे पास कुछ प्रोविजंस आती है रिगार्डिंग द कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड आईआरडीए है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या करा है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस ब्रोकर क्या करा है फॉर्म आउट करे हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एंड आईआरडीए ने इंश्योरेंस ब्रोकर्स के लिए क्या करे हैं कोड ऑफ रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं। कोड ऑफ रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, किन किन की रिलेटेड है कि क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करा जाएगा, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द स्कीम्स एंड कमीशन किस तरीके से डिस्क्लोज करी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको क्लाइंट्स को स्कीम रिकमेंड करी जाएंगी वो क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट्स नीड्स होनी चाहिए, एंड किस तरीके से उन सर्कमस्टांसेस को डील करा जाएगा, सेल प्रैक्टिसेस क्या तरीके से डील करी जाएंगी, उन चीजों के ऊपर क्या लाई गई प्रोविजंस लाई गई। उसके बाद प्रोविजंस अगेंस्ट मिस सेलिंग बाय आस्किंग एजेंट्स टू अवॉइड मिस रिप्रेजेंटेशन एक्सैजरेटिंग सेलिंग प्रोडक्ट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाई कमीशन एनकरेजिंग चर्निंग ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज टू अर्न कमीशन, training requirements of the agent, practices related to the renewal of policy and claims processing in case of insurance। तो बेसिकली प्रोविजंस लाएगी कि जो भी सेलर्स होंगे या जो भी एजेंट्स होंगे वो सिर्फ कमीशन कमाने के लिए प्रोडक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एग्जैजरेट नहीं करेंगे, ताकि सिर्फ क्या करा जा सके कमीशन कराया जा सके। उसके बाद ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एजेंट क्या होंगी उसके बारे में प्रोविजंस लाई गई, उसके रिगार्डिंग क्या लाया गया कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया। उसके बाद इन केस इंश्योरेंस कोई क्लेम कर रहा है या इंश्योरेंस की पॉलिसीज को रिन्यू कराना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज प्रैक्टिसेस ली जाएंगी, उसके रिगार्डिंग क्या लाए गए कोड ऑफ कंडक्ट लाए गए। उसके साथ साथ सेबी ने मैंडेटरी करा एएमसीज के लिए, एएमसी कौन होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपके एसेट को मैनेज करती है, उन्हें क्या करना पड़ेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी अगर वो इन फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर फॉल करते हैं। तो मतलब एक ऐसी एएमसी जो ये 4 कंडीशंस के अंदर फॉल करती है उन्हें क्या करना पड़ेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशंस क्या है, ऐसी एएमसी जिनकी प्रेजेंस क्या है 20 लोकेशन से ज्यादा लोकेशंस के अंदर आती है। उसके बाद ऐसी कंपनी जिन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट ओवर ₹1 बिलियन इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी इंक्लूडिंग नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या कर रखी है रेस कर रखी है। उसके अलावा ऐसी कंपनी जिन्होंने ₹10 मिलियन पर एनम से ज्यादा का क्या करा है कमीशन रिसीव करा है। उसके अलावा ऐसी कंपनी जिन्होंने 5 मिलियन से ज्यादा का कमीशन सिर्फ एक सिंगल म्यूचुअल फंड से रिसीव करा है। इसकी फॉर एग्जांपल है कि सपोज एक कंपनी है जिसको 6 मिलियन कमीशन रिसीव हुआ है फ्रॉम लेट इट बी एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो वो कैटेगरी नंबर सी में तो नहीं आएगा क्योंकि उसका टोटल कमीशन 10 मिलियन नहीं है, बट वो कैटेगरी डी के अंदर फॉल हो जाएगा क्योंकि उसने सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी से क्या करा है 5 मिलियन से ज्यादा का कमीशन अर्न करा है। तो ऐसी अगर ऐसा म्यूचुअल फंड है, ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हें अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स पे क्या करना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। तो ये 4 कंडीशन ऐसी हैं, चारों की चारों नहीं सेटिस्फाई होनी चाहिए, चारों में से एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। उसके बाद एएमसीज आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाइड अ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। एएमसीज को ये इंश्योर कराना है कि जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर है वो फिट एंड क्या होना चाहिए प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो या तो एडवाइजरी होनी चाहिए या एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके अंदर एक एडवाइजरी फंक्शन है तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस है उसको क्या करना है उनको फॉलो करना है, ठीक है। इफ द ट्रांजेक्शन इज बुक्ड एज एन एग्जीक्यूशन ओनली द डिस्ट्रीब्यूट विल ओनली पे द ट्रांजेक्शन चार्ज, कि अगर ट्रांजेक्शन क्या है सिर्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन है तो सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्जेस ही क्या करे जाएंगे पे करे जाएंगे बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। If the distributor believes that the transaction is not appropriate for a customer and a written communication will still have to be made regarding the unsuitability of the product, कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सुटेबल नहीं है तो रिटर्न कम्युनिकेशन आपको क्या देनी पड़ेगी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की डेफिनेशन। एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली कि जो भी फंड्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने रिसीव करा है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स एटसेट्रा जो कि उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उन फंड्स की उन एसेट्स की क्या है मार्केट वैल्यू क्या है उसको हम क्या कहते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर यूज करा जाता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट के थ्रू ही किसी कंपनी का हम साइज या उनकी फर्म का सक्सेस हम मेजर करते हैं। बेसिकली सपोज एक कंपनी है जिसके AUM है सपोज 1000 करोड़ के, सेकंड कंपनी है जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है लाइक 2000 करोड़ के, तो बेसिकली कहा जाता है कि जिसके एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है वो कंपनी क्या है ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, ज्यादा वो क्या है बड़ी फर्म है, ठीक है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट को इस तरीके से यूज करा जाता है, ठीक है।
तो ये हमने प्रोवाइड देखी कुछ कोड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायरमेंट्स। उसमें हमने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट लाए गए 5 चीजों के लिए, कौन कौन से अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करा जा सके, प्रोडक्ट जो कि क्लाइंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है सिर्फ उन्हें ही सेल करा जाए, मिस सेलिंग को रोका जा सके, एंड क्लेम्स एंड रिन्यूअल के रिगार्डिंग पॉलिसीज को किस तरीके से डील करा जाएगा, हमने वो देखा। उसके बाद एएमसीज जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थी, उन्हें क्या करना है, अपने ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर वो क्या करती हैं 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देती हैं।